Hello students, here your Vaishali ma'am, and today I am going to explain you chapter number 1, and the chapter name is A Period of Transition. So basically हम यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे आज। जो भी डेवलपमेंट मॉडर्न हिस्ट्री में हुए उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। So first we are going to study about the transition. अब ये ट्रांजिशन क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांजिशन? सो बेसिकली ट्रांजिशन इज़ अ पीरियड दैट स्टार्ट्स फ्रॉम मिडीवल पीरियड टू मॉडर्न पीरियड। अब देखिए, मिडीवल और मॉडर्न के बीच का जो फेज़ है उसे क्या कहेंगे? अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। गॉट इट? एंड दिस फेज ऑफ ट्रांजिशन इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ग्रेजुअल प्रोसेस मीन्स धीरे धीरे डेवलपमेंट हुए इसमें। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर लुकिंग टू द यूरोप, इट स्टार्ट्स इन 13th century, एंड इफ़ यू आर लुकिंग टू द इंडिया, इट स्टार्ट्स इन 17th to 18th century. सो अब हम इंडिया की बात करें तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कैप्चर करके रखा हुआ था, एंड बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस, कल्चरल चेंजेस एज वेल एज एजुकेशनल चेंजेस लेकर आए, जिस वजह से इंडियन सोसाइटी पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्होंने रेलवे इंट्रोड्यूस किया। रेलवे इंट्रोड्यूस करने से जो पीपल्स का जो मूवमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा फास्टर हो गया, एंड विद द हेल्प ऑफ रेलवे गुड्स कैन बी इजीली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू अनदर पार्ट ऑफ द कंट्री। एज वेल एज उनकी आर्मी की भी मूवमेंट फास्टर हो गई थी। क्यों? क्योंकि रेलवे से आर्मी को कहीं पर भी रेलोकेट कर सकते थे। देन दे हैड इंट्रोड्यूस्ड वेस्टर्न एजुकेशन। वेस्टर्न एजुकेशन मीन्स एजुकेशन ऑफ इंग्लिश इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। तो इससे क्या हुआ? जो इंडियन सोसाइटी थी, दे गॉट न्यू कॉन्सेप्ट। सो मिडिल एज के एंडिंग में यूरोप में बहुत सारे चेंजेस हुए। अब देखिए, मिडिल एज किसे कहते हैं? टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम 500 CE टू 1500 CE, मीन्स 500 से लेकर 1500 के बीच का जो टाइम था, दैट इज़ नोन एज मिडिल एज। जो 500 से 1500 के बीच का जो टाइम था उसको यूरोप का मिडिल एज कहते हैं। अब देखिए, इस टाइम पीरियड में बहुत सारे चेंजेस हुए। अब देखिए, जो चेंजेस थे उसमें फर्स्ट था फ्यूडल सिस्टम। अब देखिए, फ्यूडल सिस्टम होता क्या है, डिटेल में बताते हैं। सो फ्यूडल सिस्टम वाज बेसिकली अ इकोनॉमिक सिस्टम। जो यूरोपियन सोसाइटी होती थी उसमें जो पूरा लैंड होता था उसका ओनर किंग हुआ करता था। ओके, और वो किंग क्या करता था कि जो अपना पूरा लैंड एरिया था वो अपने सबॉर्डिनेट को दे देता था। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए, जैसे किंग है, उसने अपनी लैंड अपने सबॉर्डिनेट्स को डिवाइड कर दी। सबॉर्डिनेट्स को भी क्या कहा जाता था? लॉर्ड कहा जाता था। किंग तो लॉर्ड है, लेकिन सबॉर्डिनेट्स जो है वो जूनियर लॉर्ड्स होते थे। तो अब वो जूनियर लॉर्ड्स जो हैं, अब देखिए, जो सबॉर्डिनेट्स थे उन्हें जो लैंड मिली है किंग के थ्रू, उन्हें उसमें एग्रीकल्चर करना पड़ता था। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी sources. So firstly I am going to tell you what is primary data. The data which is collected for the first time by investigator is known as primary data. And now what is secondary data? The data which had already been collected by someone else but used by others is known as secondary data. In primary data, collected and user both are same person, but in secondary data, collector and user are different. After then, primary data is first hand information, whereas secondary data is second hand information. Now this is very important point, please pay attention. Primary data, like, they are more time consuming
more effective, more money spent, more accurate, more reliable, more suitable, and more adequate. And exactly opposite of all these are known as secondary data. So wherein primary data, more time, more effect, and but in secondary data, less time, less effect. And primary data includes diaries, journals, memories, speech, letter, interviews. And on the other hand, secondary data means interpret the primary sources. Exactly, interpret means describe. So it includes journal articles, books, conference proceedings. Proceedings means कार्यवाही. Radio or television documentaries, radio television programs. Now come to the next point, meaning of Renaissance. So Renaissance, the term Renaissance means what? Rebirth or revival. Renaissance is used to describe the period beginning around CE 1300, when there was a new interest in the learning of ancient Greece and Rome. But the Renaissance was much more than that, and it embraced ideas and achievements in many fields. So Renaissance is a French word which means rebirth, and this movement influenced every field of human activity. There was a development in art, literature, religion, philosophy, politics, and beginning of modern science. The revival of learning gave rise to new ideas, and people began to question everything and did not accept everything they were told. The scholars believed that knowledge should be used for the benefit of man. And in medieval times, the church had dominated the life of people, but people now begin to take interest in present life rather than the next world. They also raised questions about policies and practice of the church. After this, can you guys tell me the main features of Renaissance? Yes, rationalism, humanism, scientific spirit, and spirit of inquiry. And can you tell me the Hindi meaning of Renaissance? Punha Jagran Kal. Correct. Previous topic we have studied Renaissance. What is Renaissance? Revival or rebirth. And so when the people started questioning, then there was a रिफॉर्मेशन इन द चर्च ऑल्सो. अब देखिए रिफॉर्मेशन क्या है. रिफॉर्मेशन में क्या है, जो चर्च होती है, चर्च में क्या होती है, डोमिनेंस. सबसे पहले जो मेन हेड होता है वो कौन होता है, पोप, प्रीस्ट एंड क्लर्जी मैन. इन तीनों का ये तीनों जो चर्च को चला रहे थे, क्रिश्चियनिटी को की प्रैक्टिसेस को चला रहे थे, उसमें क्या हो रहा था, करप्शन हो रहा था, करप्ट प्रैक्टिस हो रही थी उसमें, और एक इमोरल वे था लाइफ का. सो ओवरऑल क्या है, जो क्रिश्चियनिटी को चलाने वाले जो लोग थे, जैसे कि पोप है, प्रीस्ट है, क्लर्जी मैन है, इनकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो करप्ट हो रही थी. लोगों को ऐसा दिखाई दे रहा था कि ये इमोरल है, ये ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है इसमें. तो इसी को रिफॉर्म किया गया था. इसको रिफॉर्म किसने किया, मार्टिन लूथर ने. मार्टिन लूथर ने क्या कहा था कि अगर हमें गॉड से कनेक्ट होना है तो हमें किसी भी पॉप, प्रीस्ट और क्लर्जी मैन की ज़रूरत नहीं है. ये जो बीच में रिलीजियस लोग बैठे हैं, हमें उनकी ज़रूरत नहीं है. अगर इंसान को गॉड से कनेक्ट होना है तो डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है, किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी हेड की ज़रूरत नहीं है. तो ये मार्टिन लूथर का रेवोल्यूशनरी आइडिया था, जिसकी वजह से क्रिश्चियनिटी में रिफॉर्मेशन आया. अब देखिए इसके कॉजेज़ क्या थे. फर्स्ट इज रेनेसां. इसमें क्या था कि लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया. जब लोगों को आर्ट लिटरेचर की नॉलेज हुई तो उन्हें पता चला कि जिस तरीके से हमें बाइबल पढ़ाई जाती है और जिस तरीके से आर्ट्स की नॉलेज दी जाती है, तो जो रियलिटी है वो कुछ और है. तो मीन्स प्रीस्ट कुछ और तरीके से पढ़ा रहा है, और लेकिन बुक में कुछ और मेंशन है.
तो इस वजह से क्या हुआ, रिफॉर्मेशन हुआ, उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया था। मीन्स जब लोग एडुकेट हुए, उन्होंने खुद से बाइबल को पढ़ना स्टार्ट किया, तब उन्हें पता चला है कि प्रीस्ट हमें कुछ और पढ़ा रहा है और बुक्स में कुछ और मेंशन है। तो ये फर्स्ट कॉज था रिफॉर्मेशन का। नेक्स्ट कॉज इज़ फाइनेंशियल बर्डन। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि फाइनेंशियल बर्डन में क्या हो रहा था कि बार बार प्रेशर किया जा रहा था कि चर्च को बनाने के लिए पैसा दो, लाइक डोनेशन दो। तो जितने भी प्रीस्ट होते थे वो क्या करते थे कि लोगों से पैसे ले लेते थे, लेकिन वो प्रॉब्लम क्या हो रही थी, करप्शन हो रहा था वहाँ। तो जो कॉमन मैन मीन्स जो मिडिल क्लास है उसके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल मैटर्स। अब देखिए प्रीस्ट का काम क्या होता है कि वो भगवान के बारे में आपको बताएं। जो प्रीस्ट है और जो पॉप मीन्स जो हेड है, अब इन्होंने रिलीजियस के अलावा क्या किया, पॉलिटिकल में भी इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि इन्होंने क्या कहा कि जो किंग है, वो जो मिनिस्टर्स हैं, वो सब साइड में है, सिर्फ जो है मैं सबसे बड़ा हूँ, इन्होंने कहना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने पोप ने क्या कहा कि किंग मिनिस्टर सेकेंडरी हैं, हम प्राइमरी हैं। तो इन्होंने क्या किया, पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया। तो उस वजह से क्या हुआ कि जो किंग या फिर जो उस स्टेट को चला रहे थे वो भी इन लोगों से, किससे, पोप और प्रीस्ट से खफा हो गए, नाराज़ हो गए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ नेशनलिस्टिक फीलिंग्स। अब देखिए पोप क्या है, पोप कहाँ बैठता है, बेसिकली पोप इटली में, ठीक है। अब देखिए जब पोप इटली में बैठता था, जैसे सपोज़ ये आपका पूरा यूरोप है और ये एक पार्ट है इसका इटली, यहाँ और भी कंट्रीज़ हैं, इसमें सिटीज़ हैं। अब पोप ने क्या किया, यहाँ रहकर वो यहाँ जो और भी कंट्री सिटीज़ है उसमें भी उसने इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया। किसने, पोप ने। अब उसने इनके जो मैटर्स थे उनने, जैसे जर्मनी, फ्रांस, उनके मैटर्स में भी इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे यहाँ के लोगों को क्या लगा कि ये तो फॉरेनर है, ये हमारे मैटर्स में कैसे इंटरफेयर कर रहा है। तो इन्होंने क्या किया, जो अब ये लाइक जो इस कंट्री के जो लोग थे इनके अंदर क्या हुआ, नेशनलिस्टिक फीलिंग आ गई। सपोज़ अगर आपके मैटर्स में कोई इंटरफेयर करे तो आपको भी ऐसा लगेगा ना कि ये हमारे में इंटरफेयर क्यों कर रहा है। सेम इन्हीं को ऐसा फील हुआ कि ये पोप जो है वो तो इटली का है, वो हमारे मैटर्स में इंटरफेयर क्यों कर रहा है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज़ इवल प्रैक्टिसेस, मीन्स लोगों को गुमराह किया जा रहा था। पोप क्या करता था कि वो लोगों को बेवकूफ़ बनाता था उस टाइम। अब देखिए पोप क्या कहता था, इंडल्जेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। वो क्या कहता था कि अगर तुमने कोई पाप किया है तो तुम, ये एक पेपर है, एक पीस ऑफ पेपर था इंडल्जेंस। तो पोप जैसे कोई आता था तो उससे कहता था तुमने कोई पाप किया है तो एक काम करो, इस पेपर को तुम खरीद लो। सपोज़ ये 1000 रुपये का पेपर था एक, तो पोप क्या कहता था, इस पेपर को खरीद लो, इससे तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। अब जैसे किसी ने एग्जाम्पल दिया कि जैसे मैंने चोरी की, तो पोप क्या कहता था कि ये 1000 रुपये का पेपर है, इसमें सब लिखा हुआ है कि तुम्हें माफ़ी कैसे मिलेगी। तो इससे क्या हुआ, करप्शन होना स्टार्ट हुआ। इससे क्या हुआ, लोग खफा होने स्टार्ट हो गए। अब देखिए ये तो सारे कॉजेस थे, लेकिन जो सबसे बड़ा चेंज आया था वो किसकी वजह से आया था, मार्टिन लूथर। इन्होंने रिफॉर्मेशन जर्मनी में स्टार्ट किया था 1500 AD के आसपास, 16th सेंचुरी का अप्रॉक्स टाइम है ये। तो इन्होंने क्या नोटिस किया कि जो पोप है, प्रीस्ट हैं, वो तो बहुत ही लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि तुम सही कहो। तो यहीं से क्या हुआ, मार्टिन लूथर जो थे वो पोप के अगेंस्ट खड़े हो गए। और जब उन्होंने लोगों को बोला कि तुम्हें ये कोई इंडल्जेंस मीन्स वो पीस ऑफ पेपर है, माफ़ी लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें भगवान को पूजना है तो डायरेक्टली तुम भगवान से कनेक्ट हो, ये बीच में रिचुअल्स वगैरह करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। ये जो पाठ पूजा जो पोप बता रहा है कि ये पीस ऑफ पेपर लो और ऐसा नहीं करोगे तो हेल में जाओगे, तो उन्होंने क्या कहा कि ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान तक पहुंचने के लिए आपको कुछ भी, किसी से भी कनेक्ट नहीं होना है। और मार्टिन लूथर ने क्या किया, क्रिश्चियनिटी में एक अलग ही रिलीजन बना लिया। अब इससे पहले जो क्रिश्चियनिटी में क्या फॉलो हो रहा था, कैथोलिक, ठीक है। मार्टिन लूथर से पहले क्रिश्चियनिटी जो फॉलो हो रही थी वो कैथोलिक क्रिश्चियनिटी यूज़ हो रही थी। लेकिन जब मार्टिन लूथर ने कहा कि हमें गॉड
तक पहुंचने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, तो एक नया फॉर्म निकल कर आया। वो कौन सा था? प्रोटेस्टेंट्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, voyages and discoveries. So between the 7th and 14th century, Arabs dominated the trade between East and the West. What they took from there? They took spices, textiles. Spices means मसाले, textiles, sugar, indigo. Indigo आपको पता है क्या होता है? It is used for dyeing the clothes. और इंडिगो की वजह से क्या होता है, जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल होती है वो लूज़ हो जाती है। एंड ब्रिटिशर्स मोर फोकस ऑन इंडिगो, और सबसे ज़्यादा जो ट्रेड होता था वो किसका होता था? इंडिगो का। एंड सेल्ड पेट्री फ्रॉम इंडिया बाय सी टू पोर्ट्स ऑन द पर्सियन गल्फ एंड रेड सी। तो सॉल्ट पट्री क्या होता है? वो होता है गन पाउडर बनाने के लिए एक मटेरियल होता है। अरब्स फाइंड द डायरेक्ट डायरेक्शन, like they find a direct sea route to the east, undertook series of voyages. मीन्स वो चाहते थे कि वो दोनों साइड से ट्रेडिंग कर सकें, और एज अ रिजल्ट ऑफ दीज voyages डायरेक्ट ट्रेड रूट्स वर established between the west and the east. Now in AD 1488 another Portuguese sailor Bartolomeu Dias sailed along the west coast of Africa. मीन्स 1488 में एक जो सेलर थे, सेल मीन्स रवाना होना, वो अलॉन्ग दी कहाँ रवाना हुए, किस तरह? वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। ही मैनेज टू रीच इट साउथ मोस्टर्न एज। उन्होंने कहाँ तक मैनेज किया? साउथ मोस्ट एज, साउथर्न पार्ट तक, वो कि साउथर्न पार्ट के किनारे तक वो मैनेज हो गए थे, मीन्स वहाँ तक पहुँच गए थे। ही नेम्ड इट एज कैप ऑफ स्टॉर्म्स एज ही वॉज कॉट इन अ गेल। गेल मीन्स आंधी, लेकिन और उस चीज़ को क्या नाम दिया गया? कैप ऑफ स्टॉर्म्स। क्यों? बिकॉज वो आंधी ने उन्हें कॉट कर लिया था, मीन्स पकड़ लिया था, जकड़े जा चुके थे। द साउथर्न टिप वॉज रिनेम्ड बाय जॉन सेकेंड। अब उसके बाद सेकेंड कौन आया? जॉन सेकेंड, एज द कैप ऑफ गुड होप एज इट फैसिलिटेट द रूट टू रीच इंडिया। वो साउथर्न पार्ट तक ही रह गए थे, लेकिन ये जो जॉन सेकेंड है वो कहाँ तक उन्होंने रास्ता ढूंढ लिया था? हाउ टू रीच टू इंडिया फॉर ट्रेड। After then, in AD 1497, another sailor Vasco da Gama sailed around the Cape of Good Hope and reached Calicut. ये कहाँ तक पहुँचे? कैलिकट तक। कब? In 1498. And after then, the discovery of new route to India opened up trading prospects with nations like China, Japan, Ceylon and Java. और जब डिस्कवरी हो गई न्यू सी रूट की, तो कहाँ ट्रेड होना स्टार्ट हो, संभावना थी। प्रोस्पेक्ट्स में संभावना, कहाँ? चाइना, जापान, सीलन एंड जावा से ट्रेड की चांसेस होने लगे। Next is discovery of America with the help from the Spanish Queen Isabella. Columbus started his voyage in 1492 towards the west with a fleet of 3 small ships and 87 sailors. अब स्पेनिश क्वीन इसाबेला कोलंबस ने स्टार्ट की वॉयज मीन्स जल यात्रा। कब? 1492 में टूवर्ड्स द वेस्ट की तरफ विद अ फ्लीट ऑफ कितने ग्रुप्स की जगह 3 स्मॉल शिप्स के साथ। उसमें कितने सेलर्स थे? 87। आफ्टर 2 मंथ लॉन्ग जर्नी, 2 महीने की लंबी यात्रा के बाद वो कहाँ पहुँचे? बहामास आइलैंड। और उसके बाद बिलीविंग द आइलैंड टू बी ईस्ट एशिया, उनको कंफर्म था कि ये जो आइलैंड है वो किधर साइड है? ईस्ट एशिया। उन्होंने ही नेम्ड इट्स रेजिडेंट्स, क्या नेम दे दिया उन्होंने? रेड इंडियंस। एक्चुअली ही डिस्कवर्ड एन एंटायरली न्यू कॉन्टिनेंट, जबकि उन्होंने क्या डिस्कवर किया था? न्यू कॉन्टिनेंट। उसके बाद ही रिटर्न टू स्पेन, वो वापस स्पेन आए। कब? एंड इन 1493 में ही सेट आउट अगेन ऑन अ वॉयज। उसके बाद जब वो रिटर्न स्पेन वापस आ गए तो 1493 में, ये 1492 था, ये 1493 है, वो वापस कहाँ गए? जल यात्रा में। कितने फ्लीट ऑफ कितनी शिप्स? 17, और यहाँ कितनी थी? 3। दिस टाइम ही डिस्कवर्ड सेवरल। अब इस बार उन्होंने बहुत सारे आइलैंड्स की खोज की। कहाँ? कैरिबियन सी में। एंड कोलंबस की डेथ कब हुई? 1506 में। In AD 1590, Ferdinand Magellan, a Portuguese explorer, was directed by King Charles of Spain to discover a sea road. अब इनको किसने डायरेक्ट किया? चार्ल्स ऑफ स्पेन ने, ठीक है। तो डिस्कवर सी रूट टू एशिया फेसिंग मैनी हार्डशिप्स। मेजेलन जो थे वो अपने क्रू, मीन्स क्या होता है? दल, टीम। अब जो मेजेलन थे वो 300 की टीम के साथ कहाँ की तरफ निकले? साउथ अमेरिका। एंड क्रॉस पैसिफिक ओशियन वो क्रॉस करके कहाँ पहुँचे? फिलीपींस। 1521 में द नेटिव ऑफ फिलीपींस ऑफर्ड अ टफ फाइट विद द क्रू। अब 1521 में जो फिलीपींस के रहने वाले जो लोग थे उन्होंने एक फाइट की, किससे? उस टीम से। एंड 18 सेलर्स सर्वाइव टू, और लास्ट में जो 18 सेलर्स थे वो कहाँ पहुँच गए?
स्पेन। मैजेलन वन ऑल्सो किल्ड इन अ स्किर्मिश। स्किर्मिश मीन्स होता है झड़प में, मुठभेड़ में, और मैजेलन भी उसी मुठभेड़ में उनको मार दिया गया था। द स्पेनिश कॉन्करर कोर्ट्स डिस्कवर्ड। अब जो स्पेनिश का जो जीत गया था वो कोर्ट्स, उसने क्या डिस्कवर किया, मैक्सिको, जिसको क्या नेम दिया गया, न्यू स्पेन। कब, 1521। फ्रांसिस्को पिज़ारो डिस्कवर्ड द एम्पायर ऑफ पेरू इन 1533। Sir Francis Drake became the first Englishman to sail around the world, and the mainland of America was discovered by Amerigo Vespucci. Clear? So now we are going to the next topic, Industrial Revolution. Means Industrial Revolution की शुरुआत कब हुई, कहाँ से हुई, क्या क्या उसके कारण थे, और किस तरह से ये एक रिवोल्यूशन की तरह पूरी दुनिया में फैल गया, और इसके क्या क्या मेरिट्स एंड डीमेरिट्स थे। अब देखिए, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन अगर हिंदी में कहें तो औद्योगिक क्रांति। ये एक ऐसा शब्द है जिसने हम इंसानों की लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया है, या फिर ये कह सकते हैं कि बहुत आसान बना दिया, और ये सब 15वीं या 16वीं शताब्दी के इंसान के लिए सोच पाना भी मुश्किल था। आज हम लोग अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं, महसूस करते हैं या उपयोग में लेकर आते हैं, वो सभी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की ही देन है। आज हमारे पास कम्युनिकेशन करने के लिए मोबाइल फ़ोन है, ट्रैवल करने के लिए एयरप्लेन्स हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और अगर आज का इंसान ये सोचता है कि वो एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक जा सकता है, तो ये भी कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन इस सब की शुरुआत इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बिना नहीं हो सकती थी। सो लेट्स इमेजिन कि आप अपने डेली रूटीन की तरह, जैसे आप सोते हैं और सुबह आप जैसे ही उठते हैं तो बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, जिसमें ना तो आपके पास कम्युनिकेट करने के लिए मोबाइल फ़ोन है, ना ही ट्रांसपोर्ट के लिए कोई बस है या ट्रेन, या और ना ही आपके पास कोई मॉल या शोरूम है जहाँ से आप अपने लिए कपड़े या शूज़ कुछ भी ख़रीद सकते हैं। सो गाइस, आप एक बार सोचिए कि कितना डिफरेंट और डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस होगा ये, और अल्टीमेटली यहीं से आपको पता चलेगा कि आप 16वीं सेंचुरी में पहुंच चुके हैं। बिकॉज उस टाइम ना तो कोई इंडस्ट्री थी, ना तो कोई मार्केट हुआ करता था। लोग अपने डेली रूटीन की ज़रूरतें जैसे कि कपड़े, बर्तन, ये सब अपने घरों पर ही बनाया करते थे, और ना ही उस समय ज़्यादा ट्रेड किया जाता। ट्रेड मीन्स व्यापार। क्यों? क्योंकि ज़्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं था, और जो थोड़ा बहुत व्यापार किया जाता था वो बस बड़े बड़े राजा महाराजा दूसरे देशों से मसाले, कपड़े, ये सब मंगवा लिया करते थे। लेकिन एक आम आदमी के लिए ये सब कर पाना बहुत ही मुश्किल था। तो फिर 1760 से लेकर 1820 तक के टाइम पीरियड में इंग्लैंड में ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ। मीन्स वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ की इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ कि वहाँ की काया ही पलट हो गई। अब देखिए, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की शुरुआत कहाँ से हुई? इंग्लैंड से। बट सोचने वाली बात ये है कि वाई इंग्लैंड? किसी और कंट्री से भी हो सकती थी, इंडिया से भी हो सकती थी, लेकिन नहीं, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे जो कि इंग्लैंड के फेवर में थे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लाने के लिए। अब देखिए, कॉजेस जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टर्म आया कहाँ से। ये टर्म सबसे पहले यूरोपियन स्कॉलर्स जॉर्ज माइकल एंड फ्रेडरिक एंगल्स ने यूज़ किया था, और उन्होंने इस टर्म का यूज़ 1760 से लेकर 1820 तक इंग्लैंड में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट हुआ था उसको डिस्क्राइब करने के लिए जर्मनी में किया था। ये रिवोल्यूशन इंग्लैंड से ज़रूर शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ये पूरे यूरोप में फैल गया, और साथ ही साथ यूएसए में भी। इस रिवोल्यूशन में सभी देशों की सोसाइटी पर तो इफ़ेक्ट पड़ा ही था, लेकिन देखते ही देखते वहाँ की इकोनॉमी को भी पूरा बदल कर रख दिया, और फिर पूरे विश्व की। सो अब हम बात करते हैं रीजंस की वाई द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बिगिन इन इंग्लैंड। बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। सो अब देखिए, इंग्लैंड की जोग्राफिकल कंडीशन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जोग्राफिकल कंडीशन मीन्स आपको पता है कि इंग्लैंड जो है वो पूरा पानी से घिरा हुआ है, तो इंग्लैंड को अपना सामान एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करने के लिए सी रूट चाहिए था तब, या फिर किसी और कंट्री से रॉ मटेरियल लाने के लिए किसी भी कंट्री से होकर जाने की ज़रूरत नहीं। वह चाहे तो पूरा का पूरा ट्रेडिंग समुद्र के रास्ते से कर सकता है, और ये बहुत ही बड़ा रीज़न बना इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लाने के लिए। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लाने के पीछे का एक और रीज़न था इंग्लैंड में होने वाला एग्रीकल्चर, मींस एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन। इंग्लैंड में 17वीं सेंचुरी में एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन भी आया था। एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन का मतलब है कि किसी भी जगह पर वहाँ की जो प्रोडक्शन है वहाँ पर मैसिव इंक्रीज़ का आना।
वहाँ के किसानों के पास बहुत ज़्यादा सरप्लस अनाज था। किसानों ने खेती के लिए बहुत सारे टेक्निक्स निकाले थे, क्रॉप रोटेशन स्टार्ट किया था, बहुत ही मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए थे, क्योंकि अब ऑलरेडी इंग्लैंड में एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन हो चुका था, तो लोगों के पास अनाज भरपूर मात्रा में अवेलेबल था और साथ ही साथ लोगों का जो लगाव था वो खेती से हटकर बाकी कामों में लगने लगा। वहाँ के लोग सिलाई बुनाई और कपड़े वगैरह बनाकर बेचने लगे थे और धीरे धीरे वहाँ पर ट्रेडिंग की जो एक नई प्रथा थी वो शुरू होने लगी थी। तो लोगों की सोच में इस तरह धीरे धीरे परिवर्तन आया ट्रेडिंग को लेकर। वो भी एक इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लाने का एक बहुत बड़ा कारण बना। अब नाउ थर्ड पॉइंट, कॉलोनियल पोजीशंस। ब्रिटेन एक ऐसी कंट्री थी जिसमें कि पूरी दुनिया भर में बहुत सारी कंट्रीज़ पर कब्जा करके रखा था और भारत भी उनमें से एक था। अब हम जानते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। अब ब्रिटेन क्या करता था कि अदर कंट्रीज से जो रॉ मटेरियल था बहुत ही सस्ते दामों में ख़रीद लेता था और उनसे सामान तैयार करके पूरे विश्व में बेच देता था, जिससे कि ब्रिटेन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि वो बहुत सस्ते दामों पर रॉ मटेरियल ख़रीद रहा था और बाद में उससे सामान बनाकर बहुत ही हाई प्राइस पर उन्हें सेल कर रहा था। जैसे कि इंडिया में कपास की खेती बहुत ज़्यादा की जाती थी। इंडिया में कपास को बहुत कम दामों पर ख़रीद लिया जाता था और बाद में ब्रिटेन में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उसका कपड़ा तैयार करके वापस इंडिया में ही बेचा जाता था। सो इस तरीके से कॉलोनियल पोजीशन इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका एंटरप्राइजिंग स्पिरिट ऑफ ब्रिटिश एंटरप्रेन्योर्स। मतलब इंग्लैंड के लोगों में व्यापार करने की एक होड़ लग गई थी। वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते थे, क्योंकि वहाँ पर कैपिटलिज्म था, तो व्यापार में सरकार का दखल नहीं हुआ करता था। लोग एक खुली प्रतिस्पर्धा में थे और व्यापारी ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए तत्पर रहते थे। हर कोई नए से नए आइडियाज़ निकालना चाहता था, नई टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करना चाहता था, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके और ज़्यादा मुनाफा कमा सके। अब क्योंकि ब्रिटेन की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो वहाँ पर मज़दूर बहुत कम मिलते थे और कम मज़दूर होने की वजह से मज़दूरी बहुत ज़्यादा देनी पड़ती थी। इस वजह से वहाँ के व्यापारी चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों को इन्वेंट किया जाए, जिससे कि उनका काम आसान हो सके और जहाँ उन्हें 10 मज़दूर रखने पड़ते हैं वहाँ उनका काम एक ही मशीन से हो जाए। और इसी तरीके से शुरुआत हुई ब्रिटेन में होने वाले इन्वेंशंस की। ये टाइम था जब ब्रिटेन में दर्जनों आविष्कार हुए और इन्हीं आविष्कारों ने जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को पंख ही लगा दिए। तो अब हम बात करेंगे इन्वेंशंस के बारे में जिनके बिना इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो पाना नामुमकिन था। सो साइंटिफिक इन्वेंशंस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस का प्राइमरी कॉज कहा जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। सबसे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मैकेनाइजेशन की गई थी। इससे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री में स्पिनिंग प्रोसेस को यूज़ किया जाता था, जो कि बहुत ही स्लो प्रोसेस था। लेकिन 1733 में के ने फ्लाइंग शटल लूम को इन्वेंट किया एंड देन 1764 को हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी को इन्वेंट किया, जो कि एक ही टाइम पर एक थ्रेड्स को स्पिन कर सकती थी। तो ये सब तो थी अर्ली इन्वेंशंस। अब बात करते हैं इंग्लैंड में होने वाले सबसे इन्वेंशंस की। इसका फ़ायदा पूरे इंडस्ट्री से लेकर ट्रांसपोर्ट हर फील्ड में हुआ। तो वो इन्वेंशन थी स्टीम इंजन की। गाइज वी ऑल नो अबाउट स्टीम इंजन इन्वेंशन। स्टीम इंजन की इन्वेंशन जेम्स वॉट ने 1765 में की थी। अब जैसे जैसे मशीनरी की डेवलपमेंट हो रही थी, उसे चलाने के लिए पावर की भी ज़रूरत थी, तो उसके लिए प्रैक्टिकल सलूशन दिया जेम्स वॉट ने। स्टीम इंजन का सबसे पहला प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जेम्स वॉट ने 1765 में किया था। स्टीम इंजन की इन्वेंशन ने इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ ट्रांसपोर्ट में भी बहुत सहायता की। अगर आप बात करते हैं वाटर ट्रांसपोर्टेशन की, तो अब शिप्स में स्टीम इंजन्स का यूज़ किया जाता है, जिससे कि शिप्स की स्पीड काफ़ी बढ़ गई थी और अब मैनुअली भी नहीं चलाना पड़ता था। इस तरीके से स्टीम इंजन ने ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। लेकिन रोड ट्रांसपोर्टेशन की हालत अभी भी ख़राब ही थी। 17वीं सेंचुरी तक सड़कों की हालत बहुत खस्ता थी, लेकिन 18वीं सेंचुरी में जॉन मैकेनिज्म ने पहली बार एक हार्ड सरफेस की सड़क तैयार की, जिसमें उन्होंने तार का इस्तेमाल किया था। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के लिए अभी भी घुड़सवारी का ही इस्तेमाल किया जा रहा था। और अब रोल आता है कोयला और लोहे का।
किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए कोयला और लोहा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, और इंग्लैंड इस केस में भी बहुत लकी था। इंग्लैंड में कोयला और लोहा काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता था और इजीली मिल भी जाता था, इसलिए लोगों ने धीरे धीरे लोहे को प्योरीफाई करने की टेक्निक्स खोजी और एक बहुत ही अच्छे ग्रेड का लोहा अब नए प्रकार की मशीनरी बनाने के लिए अवेलेबल था। अब धीरे धीरे लकड़ी की बनी मशीनरी को लोहे की बनी मशीनों से रिप्लेस किया जाने लगा और अब लोहे का इस्तेमाल रेल बनाने में भी किया जाने लगा था, और धीरे धीरे लकड़ी की शिप्स को लोहे की शिप्स में रिप्लेस कर दिया था। और इसी तरह लोहे की जो इंट्रोडक्शन थी उसने ट्रांसपोर्ट की कंडीशन को बहुत अच्छा बेहतर कर दिया था। ट्रांसपोर्टेशन की कंडीशन तो ऑलमोस्ट सुधर गई थी, लेकिन इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए कम्युनिकेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट था। पुराने समय में कम्युनिकेशन के लिए कबूतरों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन 19वीं सेंचुरी में इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ की खोज हुई और इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ की इन्वेंशन फराडे, वोल्टा और एम्पियर ने की थी। नाउ नेक्स्ट कम टू द पॉइंट, इम्पैक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। सो क्या क्या असर पड़ा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पर, तो सबसे पहले बात करते हैं, इट रीशेप द लाइफ स्टाइल ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। इससे क्या हुआ, इसने जो लाइफ स्टाइल था मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन का, उसको एक नया शेप दिया। करते हैं हम अर्बनाइजेशन की, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने अर्बनाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। इंग्लैंड की बड़ी बड़ी सिटीज़, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की ही देन है। लोग काम की तलाश में अपने गाँव को छोड़कर सिटीज़ की तरफ आ जाते थे जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ थी, और इसी का नतीजा है आज ये बड़ी बड़ी सिटीज़। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लार्ज एम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने लोगों को काम दिया, एम्प्लॉयमेंट बहुत हद तक बढ़ चुका था। आदमियों के साथ साथ औरतें भी काम करने लगी थी, लेकिन इस फील्ड में औरतों बच्चों के साथ काफ़ी शोषण भी हुआ करता था। पॉइंट 3, मशीनरी। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के समय में मशीनरी की बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस हुई, जिसकी वजह से गुड्स की प्रोडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ और बाद में इंग्लैंड को डेवलप होने के लिए बहुत हेल्प हुई। ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की ही देन है कि आज इंग्लैंड और यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ डेवलप्ड हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिमेरिट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज़, अब देखिए जैसे जैसे इन्वेंशंस हो रहे थे उसके साथ साथ प्रॉब्लम्स भी हो रही थी, तो लोग काम के लिए सिटीज़ की तरफ भागते थे, लेकिन सिटीज़ में उन्हें एकोमोडेशन की प्रॉब्लम हुआ करती थी। इसी के साथ साथ हेल्थ और सफाई से रिलेटेड उन्हें फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी। औरतों बच्चों को आदमियों के कंपैरिजन में कम मजदूरी दी जाती थी, इसलिए जो एम्प्लॉयज़ थे फीमेल्स और बच्चों को काम पर रखा करते थे, जिससे कि ज़्यादा कम से कम पैसा उन्हें दिया जाए। औरतों और बच्चों से 12 से 14 घंटे तक काम कराया जाता था और मजदूरी बहुत कम दी जाती थी। अब उसके बाद करते हैं कैपिटलिज्म की, जहाँ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया था, वहाँ कैपिटलिज्म बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी। सारा का सारा पैसा उद्योगपतियों के हाथ में जा रहा था। जी जान से मेहनत करने वाले मज़दूरों को बस मजदूरी ही दी जाती थी और सारा मुनाफा बस उद्योगपतियों के पास रहता था, इसलिए मज़दूरों की स्थिति लगातार नीचे गिरती चली गई। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, मीनिंग ऑफ इम्पेरियलिज्म। सो फर्स्टली हम इसकी स्मॉल डेफिनेशन देखेंगे। द डोमिनेशन बाय वन कंट्री और पीपल ओवर अनदर ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि एक कंट्री या दूसरे ग्रुप का जो पीपल है वो किसी एक कंट्री पर हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, इम्पेरियलिज्म। अब देखिए 16वीं सेंचुरी से लेकर 19वीं सेंचुरी तक जो एरा था उसमें इम्पेरियलिज्म जो था वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटेड था, पर ये जो पीरियड था इसको हम क्या कहते हैं, ओल्ड इम्पेरियलिज्म। और 1870s के टाइम से कौन सा इम्पेरियलिज्म स्टार्ट हुआ, न्यू इम्पेरियलिज्म, यानी कि इम्पेरियलिज्म दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओल्ड इम्पेरियलिज्म जो 18वीं सेंचुरी से पहले 16 to 18 सेंचुरी का था, और एक 1870s के बाद जो स्टार्ट हुआ दैट इज़ न्यू इम्पेरियलिज्म। नाउ द कॉजेज़ फॉर द राइज ऑफ इम्पेरियलिज्म। सो इफ़ यू रिमेंबर द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, mass production, surplus production, trade and commerce, and we were having pakka roads over there and new economic system was there. So those impacts became the cause of for the rise of imperialism. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने से चीज़ें बहुत आयत में बनने लगी, मीन्स लार्ज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। अब एक जगह से दूसरी जगह कोई भी लाइक you wanted to sell your products over there,
सो डेफिनेटली यू विल ट्राई टू अर्न प्रॉफिट। तो ये जो सरप्लस प्रोडक्शन था जो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह बेचना था, इसने मौका दिया उन देशों को कि दूसरे देशों में जाकर, मीन्स इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज़ को दूसरी कॉलोनीज़ में जाकर और कॉलोनाइजेशन में जाकर बेचने का, और वहाँ पर जाकर एक्सप्लॉइटिंग द सिस्टम ऑफ दोज कंट्रीज़। नीड फॉर रॉ मटेरियल। नाउ इंडस्ट्रियल स्टेट्स वर लुकिंग फॉरवर्ड टू डेवलप देयर कंट्रीज़, their industries, and they were looking forward to have raw material। किसी भी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, चलाने के लिए we supposed to have a raw material। किसी भी किस्म से कोई भी इंडस्ट्री लगानी है, like we are going to produce something, firstly we have to need a raw material। तो ये raw material तो जहाँ वो कहाँ से आएगा? and then we started moving to Asian countries, African countries, and they started exploiting these countries, and this exploitation is called imperialism। Next is development of modern means of transportation and communication। It became easier to reach from one place to another। Invention of ships, railways, telephone, telegraph, and post enabled man to in a time, as I already told you, it is easier from like move from one place to another place। एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हो गया, रॉ मटेरियल पहुंचाना आसान हो गया, एंड लाइक इफ यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस समथिंग देन यू आर इजीली सेंड दैट प्रोडक्शन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड दिस development of modern means of transportation and communication। Next is pressure population। Like when these countries develop in European countries, so definitely इनकी population भी population increase होना start हो गए, and the population increase होने की वजह से they started to fulfill the needs of the population। अब जब population increase हो रही है तो क्या होगा, उनकी needs भी होंगी, तो उन्होंने क्या start किया, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया। नेक्स्ट इज़ रोल ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज़। जो इम्पीरियलिस्ट थे उनका ऐसा मानना था कि उनका जो रिलीजन है, उनका जो सिविलाइजेशन है वो बेस्ट है, और उन्होंने क्या किया, स्प्रेड मीन्स फैलाना, और प्रचार करना, प्रोपेगेट मीन्स प्रचार करना। उन्होंने क्रिश्चियनिटी का प्रचार करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अपने धर्म प्रचारक को बैकवर्ड कंट्रीज़ जो थी, बैकवर्ड कंट्रीज़ ऑफ एशिया एंड अफ्रीका, वहाँ भेजना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। क्या कहने के लिए कि हमारा जो कास्ट है, जो हमारा रिलीजन है वो बेस्ट है। और उन्होंने धीरे धीरे दे पर्सिटेटेड एंड एंटिसिस्ड लोकल पीपल टू एम्ब्रेस क्रिश्चियनिटी, और धीरे धीरे उन्होंने लोगों को क्रिश्चियनिटी अपनाने के लिए राज़ी कर लिया था, और उन्होंने लोगों को अट्रैक्ट कर लिया था। नेक्स्ट इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ इम्पीरियलिज्म। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ इम्पीरियलिज्म। सो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या थे कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन प्रोवाइडेड पॉलिटिकल यूनिटी, and introduction of English language removed linguistic barriers as it served as a lingua franca। मीन्स जो इंग्लिश लैंग्वेज थी का जो इंट्रोडक्शन हुआ था वो रिमूव हो गया था उसमें। अब जो हमारी इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या पड़ा था, जो कॉलोनियल पावर्स थी उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, रेलवे, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, जिससे कि बाकी कॉलोनीज़ में इजीली गुड्स प्रोवाइड किए जा सकें। और ये क्या बन के आया था, एक वरदान बनकर आया था, किसके लिए, कॉलोनियल पीपल के लिए। जो वहाँ के रहने वाले लोग थे वो बहुत ही ईजिली फेमिलियर हो गए थे न्यू टेक्निक से एंड साइंटिफिक मॉडर्ननेस से। जो चेंजेस आए थे उससे वहाँ के जो लोग थे वो फेमिलियर हो गए थे। नेक्स्ट इज़ जो वहाँ के लोग थे वो अपने क्रिश्चियन को, अपने कल्चर को सुपीरियर मानते थे, और उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे दे ट्राई टू रिमूव और बैन सम सोशल इविल्स फ्रॉम देयर कॉलोनीज़। एंड उनका प्राइमरी एम क्या था, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, आर्थिक शोषण करना। और उन्होंने दे डिड नॉट पे एनी अटेंशन टूवर्ड सोशल एंड कल्चरल रिफॉर्म्स सीरियस। उन्होंने किसी भी सोशल और कल्चरल जो भी रिफॉर्म्स थे वहाँ पर उनको कोई भी अटेंशन नहीं दिया था सीरियसली। नेक्स्ट इज नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आते हैं इम्पीरियलिज्म के, बहुत सारी जो कंट्रीज़ थी साउथ एशिया में वो सब्जिकेटेड मीन्स वो वशीभूत हो गई थी। उसके बाद पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल डिसइंटीग्रेटेड द होल पॉलिटिकल फैब्रिक। जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की वो सब जगह फैल गई थी, बिखर गई थी, और जो लोग थे उन्हें अलाउ नहीं था कि वो गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसी में पार्टिसिपेट कर सकें। उसके बाद ये जो पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन था उसने किस चीज़ को लीड किया, पॉवर्टी, स्टार्वेशन, भुखमरी एंड बैकवर्डनेस ऑफ कॉलोनियल पीपल।
After then, social and cultural impact. So the imperialist rule led to social and cultural discrimination. जो imperialist rule था उसने क्या lead किया? Social and cultural discrimination. Discrimination means भेदभाव. And the racial supremacy created racial segregation. और उसके बाद जो supremacy थी, जो एक माना जाता था कि ये उच्च है, उससे क्या हुआ? Oneness आई. So in this way, South Asian countries had to suffer a lot due to imperialism. Hope you like this video. And now I am going to ask you some questions. Can you please tell me the causes for the rise of imperialism? Yes, need of raw material. Yes, modern means of transportation and communication. Correct. Increased pressure of population. Correct. Role of Christian missionaries. Correct. Next question is, who invented flying shuttle loom? Yes, John Kay invented flying shuttle loom in 1733. Correct. What are the reasons of development? What are the reasons why the industrial revolution began in England? Yes, England was the first country to experience the wave of modern industrialization. Common law, single currency, increasing market. Correct. And agricultural revolution also increased food production. Correct. Next is, what do you mean by indulgence? Indulgence is a piece of paper. Correct. What is the meaning of transition? Transition is the process of changing from one state or condition to another. Hope you like this video, and if you are facing any difficulty in this chapter's explanation, you can definitely contact your subject teacher. Thank you so much. Stay home, stay safe.